हमारे बचपन में हम लोग जैसे बाहर खेलने जाते थे, तो that became our reality. Today's kids are born with mobile phones in their hands. So that becomes their reality. If somebody who is listening to this and he's social media addicted, तो उससे बाहर कैसे आ जा सकता है? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि मैं एडिक्टेड हूँ. वही समझना मुश्किल है, वही एक्सेप्ट करना मुश्किल है. द लेसन इज दैट वाइल यू आर योर इंडिविजुअल पर्सन, अगर बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है तो यू हैव टू लर्न टू वर्क विद अदर पीपल. ग्रेजुअली जैसे प्यार बढ़ता है तो हमारा खुद का जो आइडेंटिटी है, आवर ब्रेन लिटरली इन्वॉल्व्स देम इन आवर आइडेंटिटी. तो जब उनको दर्द होता है तो यू फील पेन. व्हेन दे आर हैप्पी यू आर हैप्पी. अगर आप 21 दिन किसी काम को करते हो तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है. इसका साइंटिफिक कनेक्शन क्या है? फेलियर इज नॉट द प्रॉब्लम. Sticking to the same failure is the problem. Yeah. Right? So instead of measuring your successes, which is what people do, I think you should measure your failures. कभी ऐसा हुआ है आपने 5 मिनट के लिए फ़ोन चलाने का सोचा और आपको पता ही ना लगे कब आपने घंटे सोशल मीडिया पे बिता दिए हो, या फिर आपके ब्रेकअप या सेपरेशन के बाद में आपको उस इंसान से मूव ऑन करने के लिए कई साल या कई महीने लग चुके हो? दोस्तों, ये सारी सिनेरियोज कनेक्टेड हैं न्यूरो साइंस से. इस एपिसोड में न्यूरो साइंस को समझिए इंडिया के वेल नोन न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर सिड वॉरियर से. मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब द चैनल. Hi Sid, thank you for being on the podcast. I'm really glad to have you on Ashish Interaction. Thank you for having me, man. Pleasure. Sid, before coming here, I was checking your LinkedIn और आपका LinkedIn चेक करते हुए I read कि आपके बायो में लिखा है helping you achieve productivity and well-being through neuroscience. तो पहले आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि what neuroscience is, कि neuroscience क्या है और आप neuroscience के थ्रू कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है. न्यूरोसाइंस हमारे ब्रेन का स्टडी है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं, नेटवर्क्स है, वो कैसे काम करता है और वो नेटवर्क्स के वजह से आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है. So why are you the way you are is all because of certain networks in your brain acting in certain ways. So when you understand that, you are able to modify your behavior better. You are able to understand कि मैं ऐसा क्यों हूँ. Okay. तो वो understanding से हमारा behavior change हो जाता है. And how neuroscience can help being more productive? बेसिकली प्रोडक्टिविटी का मेन प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, हमारा फोकस चला जाता है, अटेंशन नहीं होता. तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है वो समझना ज़रूरी है. तो हम लोग सब आउटकम पे फोकस करते हैं कि नहीं हो रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्यों? Why is your brain doing that? Why is your brain not able to focus? Why is your brain getting distracted? Once you understand that, you are able to solve that problem like any other problem. Right. तो मेरा बिलीफ ये है कि वो समझना बहुत ज़रूरी है. Okay. एंड देन हाउ डू यू लाइक उसको अगर हम लोग समझ जाते हैं कि वो इस तरह से इस रीज़न से ये चीज़ हो रहा है, सो वो रिकवर कैसे होता है? हमारा ब्रेन एक लर्निंग मशीन है. तो whatever you have learned, whatever you have experienced in your life, उस lessons के वजह से आप ऐसे बन गए हो. आपके ब्रेन ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि कैसे लाइफ को नेविगेट करना है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते. इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. सो वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन कैन लर्न न्यू थिंग्स, आप नए हैबिट्स सीख सकते हो और आपके पुराने हैबिट्स को तोड़ सकते हो. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू आर द कलेक्शन ऑफ ऑल योर हैबिट्स. राइट. तो वो आपने सीख लिया तो आप चेंज कर सकते हो खुद को. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू द कॉन्वर्सेशन. राइट. आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी बताया. पहले आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हमारी ऑडियंस के लिए जिनको न्यूरोसाइंस के बारे में कुछ नहीं पता. आप ऐसे सोच लीजिए कि आपके ब्रेन में जो कनेक्शंस है, वायरिंग है, वो वायरिंग काफ़ी सालों से बनते जा रहा है. लेकिन अगर समझो जैसे घर में आपको एक बटन है लाइट का, वो बटन ऑन किया तो लाइट ऑन हो जाता है. बट सपोज आपको घर रेनोवेट करना है, आपको नया जगह पे एक लाइट बल्ब डालना है और नए जगह पे स्विच डालना है, तो दीवार तोड़ के आप नया वायर अंदर से डालोगे. करेक्ट. सो वैसे ही आपके ब्रेन में भी नया वायर फॉर्म कर सकते हैं. लाइक यू कैन क्रिएट न्यू वायरिंग. उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. Okay. तो वो या तो कुछ ब्रेन में डैमेज हुआ है तो ब्रेन अपने आप कर लेता है, या कोई नया लेसन अगर आप ब्रेन को सिखाओगे तो अपने आप नया वायरिंग बना देता है. तो जैसे लोग बोलते हैं कि बचपन में नया लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है क्योंकि बचपन में नया वायर बनता है बहुत आसानी से. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब 30 ईयर्स के हो, 35 ईयर्स के हो तो आप नया लैंग्वेज नहीं सीख सकते. लाइक यू कैन लर्न अ न्यू हॉबी. आप पहली बार सपोज लाइफ में फुटबॉल खेल रहे हो 30 ईयर्स में, उसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे. राइट. तो आप हमेशा नया स्किल सीख सकते हो बिकॉज आपके ब्रेन में वो कैपेसिटी है.
एक जो आपने बताया कि बचपन में लेट्स से कोई लैंग्वेज सीखते हो, तो अभी उससे रिलेटेड एक रियल लाइफ सिनेरियो है कि मेजॉरिटी ऑफ किड्स, हर घर में, घर के अंदर कोई ना कोई किड्स तो आपको मिल ही जाएंगे, या रिलेटिव्स में, फैमिलीज़ के अंदर मिल ही जाते हैं। अभी जो सिचुएशन होती है कि अगर कोई 3 साल 4 साल का अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो रो रहा है, तो फैमिली, पेरेंट्स और बड़े भाई बहन, उनके हाथ में एक सडनली एक फ़ोन दे दिया और उसके अंदर कार्टून या कुछ भी स्क्रॉलिंग वगैरह वो कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या उसके ब्रेन के ऊपर पड़ता है? सच तो ये है कि मोबाइल फोन्स काफ़ी रीसेंट डेवलपमेंट है, एंड वी स्टिल डोंट नो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होगा, कि 50 साल में, 100 साल में इसका क्या इफेक्ट होगा। और टेक्नोलॉजी इतना जल्दी से इवॉल्व हो रही है कि अभी आज तो फोन्स की बात चल रही है, अभी 10 साल में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होंगे। तो बच्चा बॉर्न हो गया और उसके ऊपर हमने वर्चुअल रियलिटी का गॉगल्स डाल दिया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कि हर 10-15 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होने वाला है। सच तो ये है कि ब्रेन जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है उसको अडाप्ट कर देता है। तो अगर हमारे बचपन में हम लोग जैसे बाहर खेलने जाते थे, तो दैट बिकेम आवर रियलिटी। टुडेज किड्स आर बॉर्न विद मोबाइल फोन्स इन द हैंड्स, तो दैट बिकम्स देयर रियलिटी। तो वो एक, जब वो बेसलाइन बन जाता है तो उसको फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली बाद में ही पता चलेगा, बट सच तो ये है कि हम लोग जब स्क्रॉल करते हैं तो एक डिपेंडेंस हो जाता है कि हर 2 सेकंड में, 3 सेकंड में एक डोपामिन हिट मिलता है, जैसे वो केमिकल रिवॉर्ड मिलता है कि हमको अच्छा लगने लगता है। तो वो जब नहीं रहेगा, देन दैट बिकम्स आवर वर्जन ऑफ सैडनेस, बिकॉज हम लोग को लगता है कि ये बेसलाइन है, इतना तो एंटरटेनमेंट मुझे चाहिए ही। तो वो एंटरटेनमेंट जब नहीं मिलता तो हमको लगता है कि अरे अभी तो मैं बोर हो रहा हूँ। Whereas अगर 50 साल पहले entertainment was much lesser, so they were bored also less, because that was what our expectation was. So that's what that is, I feel, one main problem with social media addiction, कि हमको लगता है कि this is what the baseline is. And social media addiction में like while traveling to Mumbai, when I was reading some research and articles, तो वहाँ पे I got to know कि यार इंडिया के अंदर एवरेज ह्यूमन का जो सोशल मीडिया यूसेज है, that is 2.5 hours per day. So it is something जो बहुत ज़्यादा है। और सोशल मीडिया से एडिक्शन का बड़ा रीज़न रील्स एंड ऑल भी है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर सोशल मिडिया एडिक्टेड, इफ समबडी हु इज लिसनिंग टू दिस एंड ही इज सोशल मीडिया एडिक्टेड, तो उससे बाहर कैसे आ जा सकता है? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि मैं एडिक्टेड हूँ। वही समझना मुश्किल है, वही एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग, सब लोग को लगता है कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ, ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सच तो ये है कि हमारे पास जितना टाइम है दिन में, अगर इतना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया में चला जा रहा है, तो बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम कम पड़ रहा है, एंड हम लोग फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि हमको पता ही नहीं चलता कितना टाइम चला जाता है, बिकॉज पूरा अटेंशन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सेप्ट दैट हाँ मेरा इतना टाइम जा रहा है। सो वन वे टू डू इट इज़ टू इंस्टॉल एन ऐप दैट टेल्स यू कितना तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, कौन से ऐप में। तो वो जब सामने दिख जाता है तो देन यू हैव मोर ऑफ अ चांस ऑफ एक्सेप्टिंग इट। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। सबसे पहले आप वो कर लो कि एक बार डॉक्यूमेंट कर लो पूरे हफ्ते में कितना घंटा आपने वेस्ट किया इसमें। और ये वेस्टेज ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ कंज्यूम करते हैं, वो क्रिएट नहीं करते हैं। और जो क्रिएट करते हैं वो भी कोई प्लान से क्रिएट नहीं करते, ऐसे ही क्रिएट करते हैं कि चलो 2-3 लोगों ने लाइक कर दिया, अब खत्म। दे डोंट टेक इट एज अ जॉब। मे बी इन द फ्यूचर दैट विल चेंज। अभी ऑलरेडी चेंज हो रहा है, मोर एंड मोर पीपल आर लुकिंग एट सोशल मीडिया, दे आर अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया, तो वो अलग हो जाता है। बट दोज हु आर कंज्यूमिंग इट जस्ट फॉर फन, यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपको कितना टाइम फन के लिए देना है और लाइफ में और कुछ करना है कि नहीं। और वो जब सामने दिख जाता है तो ही वो चेंज शुरू हो जाएगा। आपकी बचपन की स्टोरीज क्या है, मतलब लाइक हाउ वाज योर चाइल्डहुड? हर एक चाइल्डहुड, हर किसी के चाइल्डहुड की अपनी अपनी स्टोरीज, अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस और स्टोरी क्या है, एंड आपने व्हाइल ग्रोइंग अप कैसे डिसाइड किया कि आई वांट टू बिकम अ न्यूरो साइंटिस्ट? सो अंडरस्टैंडिंग न्यूरो साइंस टुक टाइम, क्योंकि बचपन में ये वर्ड कभी कॉन्वर्जेशन में आता ही नहीं था। बट आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पीपल, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग कि ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। सो आई गॉट इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी वेरी अर्ली। तो बिकॉज ऑफ दैट, एंड माई डैड इज़ अ डॉक्टर, तो हमेशा मन में था कि मेडिसिन करना है, बिकॉज आई थॉट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग।
तो वंस आई गॉट इनटू मेडिसिन, मैंने जब MBBS शुरू किया और तभी मैंने पहली बार ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ब्रेन में क्या होता है, केमिकल्स क्या होते हैं, व्हाट ड्रग अफेक्ट्स यू इन व्हाट वेज. तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि अच्छा ये जो भी हम बाहर से देख रहे हैं दैट इज़ द सॉफ्टवेयर बट द एक्चुअल हार्डवेयर इज इनसाइड. तो ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स नेटवर्क्स है उस वजह से ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है. सो आई थॉट दैट साइकोलॉजी इज अ एमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरोसाइंस. तो न्यूरोसाइंस के वजह से साइकोलॉजी बनता है, साइकोलॉजी के वजह से सोशियोलॉजी बनता है. तो फिर आई थॉट दैट्स व्हेन आई गॉट इंटरेस्टेड इन न्यूरोलॉजी स्पेसिफिकली. जैसे आपने बताया ना कि ब्रेन के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स है जो एक ह्यूमन लाइफ के अंदर रेगुलरली होते हैं? जैसे डोपामिन का आपने एग्जांपल बताया था, उसके अलावा ऐसे कौन कौन से एक जनरल इन जनरल ऐसे केमिकल्स हैं जो हम रिलीज करते हैं? तो इसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. ओके. और बहुत सारे हैं. तो डोपामिन सबसे फेमस है बट देयर आर मेनी 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 केमिकल्स दैट आर एक्टिंग इन द ब्रेन. इसको सो द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डोपामिन, सेरोटोनिन, देयर इज अ chemical called GABA, there is a chemical called glutamate and there is a chemical called acetylcholine. ये सब के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है but these are very very important. और there is another one called noradrenaline. So these are very important neurotransmitters जिसकी वजह से हमारे हर एक एक्शन डिसाइड होता है. तो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही केमिकल एक्ट करता हो. द ब्रेन इज अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो बहुत सारे केमिकल्स एक दूसरे को कंट्रोल करता है. तो अगर डोपामिन ज़्यादा हो गया तो सेरोटोनिन बोलता है कि डोपामिन नीचे आ जा. तो एवरीथिंग हैज़ अ काउंटर बैलेंस. दैट्स व्हाई एवरीथिंग रिमेन्स इन कंट्रोल. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम व्हेन वन केमिकल बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग, टू पावरफुल. तो हमारा बैलेंस छूट जाता है. दैट्स व्हाई एवरीथिंग हैज़ टू रिमेन equal. Okay. Now, like there is one more situation कि almost every teenager is into a relationship या वो आगे जाके किसी न किसी फेज पे तो relations में आते ही हैं. Like not just a kind of partner वाला relation, it can be friends, it can be family, but when we get separated from that person ना, अगर let's say कि अगर they are lovers और उसके अंदर जब वो सेपरेट होते हैं तो उसके अंदर कई सारा ना उनको वो फीलिंग्स हर्ट करती है. लाइक लेट्स से कि वो मेमोरीज हर्ट करती है. तो जब वो हर्ट करती है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है. और वो कई सारे केसेस में आई हैव सीन पीपल जो 1 साल 2 साल 3 साल भी उससे रिकवर होने में लग जाता है. हाउ टू लाइक इनसे मूव ऑन कैसे किया जा सकता है? जब हम किसी और के साथ करीब आ जाते हैं, व्हेन वी बिकम क्लोज विद समबडी, इट कुड बी फ्रेंडशिप, रोमांटिक, बट यूजुअली मोर इन रोमांटिक. तो हमारा आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ जाता है. सो इफ़ आई एम फॉलिंग इन लव विद समबडी, ग्रेजुअली उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, वो जिस तरह की पर्सन है, आई स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दैट इनटू माय लाइफ. सो आई स्टार्ट आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज पार्ट ऑफ देम. दैट इज़ वॉट लव इज़. तो ग्रेजुअली जैसे प्यार बढ़ता है तो हमारा खुद का जो आइडेंटिटी है, आवर ब्रेन लिटरली involves them in our identity. तो जब उनको दर्द होता है तो you feel pain. When they are happy, you are happy. Because our empathy is so strong. तो इस वजह से जब breakup हो जाता है and they leave your life, it almost feels like a part of your own body is gone. तो इसलिए इतना problem होता है क्योंकि we feel incomplete. We feel that life में कुछ missing है. And it is that person, but we feel that something in our body is missing. और इसका रिकवरी इसलिए टाइम लगता है क्योंकि वो नैरेटिव को चेंज करने में टाइम लगता है. तो जब तक हमारा ब्रेन इज स्टिल थिंकिंग ऑफ आवर सेल्व्स एज पार्ट ऑफ देम, तब तक वो लॉस फील होते रहेगा, वो ग्रीविंग होते रहेगा. बट ग्रेजुअली आवर ब्रेन रियलाइजेस दैट अच्छा वो लोग नहीं है अभी, एंड सो द नैरेटिव चेंजेस. एंड सो नाउ यू लर्न टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ without them. And जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है so then you move on. और ये मुश्किल है. डू यू थिंक इसका एक ईजियर एक फैक्टर हो सकता है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो उस पर्सन से? लेट्स से अगर आप इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और एंड यू हैड अ ब्रेकअप, उसके बाद में या तो आप अपने कैरियर पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हो, या कुछ लोग इसके लिए जिम भी करते हैं कि सडनली दे स्टार्ट डूइंग फिटनेस फ्रीक. तो क्या ये उसका पॉसिबल सॉल्यूशन है? एक प्रकार से ये वही कर रहे हैं कि हमारा आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हैं. सो इफ आई एम इन लव विद समबडी, तो आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज समबडी इन अ रिलेशनशिप विद देम. नाउ दैट पर्सन इज नो लॉन्गर देयर. सो नाउ व्हाट इज माई आइडेंटिटी?
मेरा जो पुराना आइडेंटिटी था वो तो नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज इनकम्प्लीट नाउ. सो आई नीड टू हैव अ न्यू आइडेंटिटी. So that can be anything you said. So now I am somebody who goes to the gym. Now I'm somebody who works really hard. Also थोड़ा सा हमारे मन में वो भी रहता है कि अच्छा अगर वो चले गए तो भी I can still survive. I will show them. तो वो एक thought आ जाता है कि I want to prove myself. I want to get better. So that is a different tangent, but उसके वजह से भी एक motivation आ जाता है. Right. Is motivation like this the reason why I'm asking this question, motivation से related इसलिए पूछना है क्योंकि ये it is not just about the love life, it has it's a different perspective. but क्या motivation like if somebody who is in at the age of 16 and he is watching motivational videos or getting motivation from somewhere, from family and everywhere, तो क्या motivation important है life में grow करने के लिए? मोटिवेशन के बिना तो कुछ भी नहीं होता. यू वेक अप, यू हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन. हम लोग पूरे दिन में सब कुछ करते हैं क्योंकि हम लोग मोटिवेटेड है या मोटिवेटेड नहीं है. तो मोटिवेशन इज द इंजन टू लाइफ. तो उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं. कंप्लीट लैक ऑफ मोटिवेशन इज कॉल्ड अपैथी. तो उसमें आदमी सिर्फ बैठे रहता है, हंसता नहीं है, खेलता नहीं है, बोलता नहीं है, क्योंकि कुछ मोटिवेशन है ही नहीं. तो कभी कभी सिवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन में ये हो सकता है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डोपामीन. तो डोपामीन का वन ऑफ द जॉब ऑफ डोपामीन इज मोटिवेशन. तो अगर वो नहीं है, वो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा. सो मोटिवेशन के बिना तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है. राइट. एंड द लैक ऑफ डोपामिन जो आपने बताया, तो क्या अगर लेट्स से अगर लैक ऑफ डोपामिन है, समबडी हैज़ अ लैक ऑफ डोपामिन, तो उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? लाइक वो चीज़ें करने से जो आपको अच्छा लगता है धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ेगा, या देयर आर अदर वेज? सो ऐसा नहीं है कि डोपामीन नहीं है ब्रेन में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक अलग बीमारी बन जाता है. उसको पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं, जिसमें डोपामीन जिस जगह से बनती है वो जगह ख़राब हो जाता है और फिर डोपामीन का एक्शन कम होता है. मोर लाइकली व्हाट हैपेंस इज दैट उसका रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम हो जाता है. जैसे डोपामीन है लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहा है. सो इसमें द आंसर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली. लेकिन मोटिवेशन को वापस लेके आना इज़, उसके पहले पता चलना है कि मोटिवेशन गया क्यों. एंड इट इज़ यूजुअली सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, कुछ तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है जिसके वजह से आपको इतना अब डीमोटिवेट हो गए हो. तो मैनी टाइम्स इट विल रिक्वायर साइकोलॉजिकल हेल्प. उसका काउंसलिंग लगता है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि अरे गेट बेटर, चीयर अप और हो गया, ऐसा नहीं होता. क्योंकि वो एग्जैक्ट कारण ढूंढना होता है कि ऐसा हुआ क्यों. राइट. तो बट विद ऑल ऑफ दैट, विद साइकोलॉजिकल हेल्प, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल कि आप उससे बाहर निकल सकते हो. एंड एक नैरेटिव होता है हमारा खुद के बारे में. एक नैरेटिव होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ. तो वो नैरेटिव जब टूट जाता है तब मोटिवेशन चला जाता है. राइट. सो सपोज मैंने जन्म से लेके आज तक मैंने सिर्फ ट्रेनिंग किया है मैराथन भागने के लिए. तो मेरा आइडेंटिटी पूरा मैराथन रनर का है. आई गेट इनटू एन एक्सीडेंट और मेरा पैर टूट गया. ओके, आई एम एबल टू वॉक बट आई कैन नेवर रन. नाउ सडनली मेरा आइडेंटिटी क्या है? मेरा पूरा लाइफ इसी के ऊपर था, और अभी वो आइडेंटिटी जब चला जाता है तो मोटिवेशन चला जा सकता है. अभी वो नया आइडेंटिटी बनाना इज नॉट ईजी. एंड कभी कभी हम लोग खुद से नहीं बना सकते. इसके लिए हम लोग साइकोलॉजिकल हेल्प लेते हैं, काउंसलर्स हेल्प लेते हैं. बट विद अ न्यू आइडेंटिटी यू कैन find motivation again. Like for example, you can now suddenly realize कि मुझे music पसंद है. And now I am somebody who wants to be a musician. तो marathon runner से musician का जो transition है उसमें time लगता है. But एक बार वो identity बन गया, automatically motivation आ जाएगा. Right? So that's how to do it. Right. Let's talk about something that is related to habit. Habit को लेके कई सारी ऐसी न्यूज़ रहती है. ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि यार अगर आप 21 दिन किसी काम को करते हो तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है. लेट्स से अगर आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देते हो और अगर आप 21 डेज तक उसको कंसिस्टेंटली करते हो, देन इट बिकम्स अ हैबिट. इसका साइंटिफिक कनेक्शन क्या है? तो सबसे पहले तो ये 21 डेज इज़ एन आर्बिट्ररी नंबर. ऐसा नहीं है कि आप 20 डेज करके एक दिन मिस कर लिया तो आपका पूरा हैबिट चला गया. और लोग 25 डेज करने के बाद भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट जितना तुम कंसिस्टेंटली करते रहोगे उतना आसान बनते रहेगा. राइट. तो क्योंकि इसको वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हो गई कि आप जितना टाइम एक एक्शन करोगे उतना ईजिली वो एक्शन होगा. तो सुबह उठने का जो हैबिट है वो
सपोज आपने 2-3 हफ्ता अलार्म रखा, तो 3 हफ्ते के बाद आपका ऑटोमेटिकली आँख खुल जाएगा, बिकॉज आवर ब्रेन हैज़ गॉटन इनटू दैट हैबिट. सिमिलरली जिम जाने का शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस लगता है, बट एक बार रोज गए तो देन इट बिकम्स ईजी. राइट. तो वो 21 days इज अ एब्स्ट्रैक्ट नंबर, आर्बिट्ररी नंबर, बट इट इज स्टिल यूजफुल, क्योंकि फिर आपके पास एक टारगेट है कि अच्छा मुझे 3 हफ्ता करना है, और उसके बाद छोड़ना नहीं है. यू हैव टू इमीडिएटली सेट अ न्यू टारगेट कि चलो अभी 3 weeks हो गया, नाउ आई हैव टू डू इट फॉर 6 weeks. 6 weeks हो गया तो आई हैव टू डू इट फॉर 6 months. तो वो टारगेट आप रखोगे तो देन यू हैव मोटिवेशन. तो इट्स द डिफरेंस बिटवीन टेलिंग समबडी टू जस्ट रन वर्सेस एक आर्बिट्ररी लाइन तुमने बना लिया और बोला कि उधर तक भागो. तो देन इट बिकम्स अ रेस. As soon as it's a race, people will be more motivated. लोग ज़्यादा भागेंगे. Right. So that's why it is good to have these kind of boundaries. Right. Let's imagine that you are in a stadium, okay, and there are lakhs of people sitting in this stadium, and you have 2 minutes to say something. It can be anything. What would be your message to all the audience? Wow, that's a very good question. One thing I really like is how individuals can turn into groups. तो अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप यू आर अ सिंगल पर्सन, सिंगल ब्रेन, सिंगल, आपके हर एक लाइफ एक्सपीरियंसेस के वजह से आप बोल रहे हो जो भी आप बोल रहे हो, राइट. बट एज सून एज यूर इन अ ग्रुप, ऑल दैट बिकम्स नेग्लिजिबल. उसका फर्क नहीं पड़ता. अभी आप ग्रुप के साथ हो, तो नाउ व्हाट द ग्रुप डज इज व्हाट यू विल डू. राइट. तो इट्स लाइक आवर ब्रेन इज वायर्ड टू बिहेव सेपरेटली व्हेन यू आर अलोन वर्सेस व्हेन यू आर इन अ ग्रुप. तो मॉब मेंटालिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल एक एक्सरसाइज होता है. जैसे आई विल डू एन एक्सरसाइज विद 1 million people कि आई विल से लेफ्ट हैंड अप, तो लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड अप, एंड देन आई विल स्टॉप. एंड वो लोग सब लोग ऑटोमेटिकली वापस लेफ्ट हैंड करेंगे, राइट, बिकॉज वो एक रिदम बन गया, हैबिट बन गया, राइट. तो लोगों ने वो पैटर्न रिकग्नाइज कर लिया. एंड यूजिंग दिस एग्जाम्पल आई विल शो देम हाउ एम्पैथी वर्क्स. क्योंकि जैसे सब लोग जब एक साथ काम करते हैं तो कितना आसानी से सब लोग अचीव कर पाते हैं. So the importance is that, the lesson is that while you are your individual person, अगर बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है तो you have to learn to work with other people. और वो empathy से ही होता है. So this is one message that I would want everyone to have. Yeah. And I think कि इन्हीं सारी reasons कि I used to work in a corporate sector. So that's the reason that and we were in BPO, like where the customer interaction was primary. Right. And then we had a full training session on empathy, just to teach. They trained us for 15 days just to teach us empathy. Oh wow. So that we can have a good connection with customers and we will give them the wow customer service. Right. Yeah. Like there is a thing said, अगर कोई लाइक कुछ लोग होते हैं, लाइक अगर एक ग्रुप है, एक स्कूल की लेट्स से कोई क्लास है, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो हाईली एम्बिशियस है, एंड समवन आर कि जो एकदम नॉर्मल है, कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, लाइक मीडियोकर एवरेज वाला. तो इसमें जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है कि जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें सोच रहा है, और एक जो एवरेज बन के रहना चाहता है, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो थॉट प्रोसेस कैसे इवॉल्व होती है. इट्स अ डिफिकल्ट. सो सब लोग का लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग तरीके से सिखाता है कि कैसे सिचुएशन को डील करना है. सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना थ्रेट आइडेंटिफाई करते हो. जैसे 2 बच्चे स्कूल में गए, दोनों को होमवर्क दिया गया है, लेकिन एक बच्चे के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है और उसको लगता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे बहुत मार खाना पड़ेगा. whereas another student's teacher is very supportive. तो वो लोग दोनों होमवर्क बहुत अलग मेंटालिटी से करेंगे और अलग कारण से करेंगे, अलग मोटिवेशन से करेंगे. So that will teach them something. That will teach them that मुझे हार्ड वर्क क्यों करना चाहिए, कि am I working to avoid negative consequence or am I working to get a positive consequence. तो ये सब चीज़ों से हमारा थिंकिंग चेंज हो जाता है और इससे हमारा पर्सनालिटी बिल्ड हो जाता है. So this is why I feel neuroscience is so important, क्योंकि at a very primal level it is like Legos, पता है ना आपको, जैसे Lego pieces से हम लोग घर बना सकते हैं, blocks बोलते हैं. हाँ. तो you can build a house with using small blocks. वैसे हर एक इंट्रैक्शन, हर एक एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में एक इम्पैक्ट छोड़ देता है.
तो वो इम्पैक्ट जैसे लेगोज होते हैं वैसे इम्पैक्ट से धीरे 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 हमारा पर्सनालिटी बिल्ड होते जाता है. राइट. तो अगर इफ यू कैन फिगर आउट दैट अच्छा ये भी एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये कंक्लूजन बनाया है और इसके वजह से मेरा बिहेवियर ऐसा है, तो यू आर एबल टू चेंज दैट एंड यू कैन बिल्ड अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ गोइंग फॉरवर्ड. I think this is a really important thing, especially when it comes to understanding how children grow into adults. Right. What's your thought on like success and failures, like growing while in adulthood? तो वहाँ पे ना सक्सेस फेलियर्स की बहुत सारी बातें होती है कि यार मैंने ये कर लिया तो देन आई विल बिकम द सक्सेसफुल पर्सन. अगर मैं एग्जाम में सही से अगर मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया आई विल बी अ फेलियर. तो सक्सेस फेलियर्स का ना एक बहुत बड़ा इशू है जो चलता रहता है स्पेशली इन द टीन एज एंड यंगस्टर्स. सो सक्सेस एंड फेलियर्स को आप कैसे देखते हैं? व्हाट्स योर व्यू टू? Biologically, the only success and failure is about survival. If you've survived, you've succeeded. If you die, you fail. So all of our neural networks are built on that principle. तो जो भी हमको डर लगता है we are afraid because we think कि वो हमें मारने वाला है. We will die if we do that. So if you are afraid of public speaking, the reason is कि इतने सारे लोग अगर मुझे बुरी तरह से जज करें तो वो मुझे ट्राइब से निकाल देंगे, फिर मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा. The underlying fear is that. It's always a fear of death. It's not logical. आज के ज़माने में कोई मारने नहीं आ रहा है, बट वो प्रिमिटिव ब्रेन अभी भी डेथ का ही डर है. राइट. बट द ट्रूथ इज कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप सक्सीड भी नहीं करोगे. एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ इट. जैसे बच्चे जब चलते हैं तो बार बार गिरते हैं, कोई बोलता नहीं कि अरे तू फेल हो रहा है. यू फॉल, योर ब्रेन लर्न्स हाउ टू बैलेंस एंड देन यू स्टार्ट अगेन. साइकिलिंग सीखते हो, गिरते हो, नेचुरल है. पता है गिरना ही है. जितना जल्दी गिरोगे उतना जल्दी तुम सीखोगे. समहाउ व्हेन यू ग्रो अप हमको लगता है कि वो फेलियर इज अनएक्सेप्टेबल, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इन फैक्ट फेल अर्ली, फेल फास्ट, एंड fail and learn quickly. Just try to make sure that you are not failing in the same way again and again. तो अगर 2021 में भी आपका सेम फेलियर्स है और 2023 में भी आपका सेम फेलियर्स है, that I would consider a problem. Failure is not the problem. Sticking to the same failure is the problem. Right? So instead of measuring your successes, which is what people do, I think you should measure your failures. Right. What are you failing at? So if you are failing at going to the gym, that is one failure. But 3 years later, if you are failing at reducing your body fat percentage from 18 to 15 or 15 to 12, then that means that your level of failure has changed. Right? Yeah. So just like, are you failing at starting your own startup or are you failing at hiring your 40th employee? Okay. They are still failures, but the level of failure has changed. That is what I think you should measure. Just don't fail same things in the same way again and again. Right. So it's a really interesting conversation going on. Sid, I would like to conclude this podcast with, I want to know what's your favorite part about neuroscience. My favorite part about neuroscience? Yeah. Overall? Okay. So every few weeks, I learn something completely new and it blows my mind. Okay. So it's just like this constant wow moment कि अच्छा हम लोग ऐसे भी है, हम लोग ऐसे भी करते हैं, ये भी होता है. जैसे small things like why do we cry? जैसे बच्चे रोते हैं because उनको खाना चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, लेकिन the crying with tears is a very human phenomenon. Animals नहीं करते हैं. मतलब वो लोग आवाज निकालते हैं but tears नहीं होता. Okay. And that is because tears are a non-vocal form of communication. तो इसलिए even in adults अगर आप जा रहे हो and some stranger is just crying, you can see tears, automatically you feel empathy. Right. कि you feel like going, अरे सब कुछ ठीक है क्या? Can I do something? Can I help you? वो जो response है वो biologically wired है because humans cry to ask for help. And so when you see it, you feel like you should help. Right. नहीं तो क्यों? Why will you feel that?
Right. कोई बंदा ऐसे खड़ा है, बंदी खड़ी है, you don't feel that, but tears and suddenly you feel that. Right. So these are all old wirings that are going on in our brain. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हम लोग का जो डिसीजन मेकिंग है, हम लोग के थॉट्स है, ये सब कुछ कितना एवोल्यूशनरी और न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस पे काम करता है. One of my favorite parts of the brain is called as cingulate cortex, anterior cingulate cortex नाम है उसका. So हमारा ब्रेन जो जैसे डेवलप हो रहा है, there is an old brain जो पूरा इमोशनल होता है, इंस्टिंक्टिव होता है, एंड देयर इज अ न्यू ब्रेन जो कॉर्टेक्स बोलते हैं, नियो कॉर्टेक्स. वो सबसे लेटेस्ट इवॉल्व्ड ब्रेन है. सिंगुलेट कॉर्टेक्स ये दोनों के बीच में रहता है, और सिंगुलेट कॉर्टेक्स का काम है ये साइड का वो साइड बताना, वो साइड का ये साइड बताना. ओके. तो जब भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, इट इज यूजुअली ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द लिम्बिक सिस्टम. और सिंगुलेट कॉर्टेक्स का काम है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना. एंड करेंटली दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ न्यूरोसाइंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. बिकॉज हर एक डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है. right. और वो कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप आइडेंटिफाई करना सीखोगे, so your job becomes much easier. Yeah. So that's what I'm reading about now. That's really nice. I'd like to ask one more thing related to neuroscience. Like, what are the career opportunities in neuroscience? Neuroscience is something कि neuroscientist की बहुत ऐसी ये term एक ऐसी है जो मेजर सिटी कई सारी cities के अंदर पता भी नहीं है. Tier 3, Tier 2 cities जो अभी जानते भी नहीं कि इसमें भी कुछ career बन सकते हैं. So what are the career opportunities in neuroscience? तो the traditional ones are कि आप मास्टर्स या पीएचडी करो न्यूरोसाइंस में, कोई भी एक टॉपिक पे रिसर्च करो, पब्लिश करो, और आप इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, सिखाओ बच्चों को. ओके. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट going into these different kinds of areas where neuroscience is being used. Like for example robotics. रोबोटिक्स में बहुत सारा न्यूरोसाइंस यूज हो रहा है. जैसे रोबोट्स कैसे चलते हैं, रोबोट्स कैसे देखते हैं, वो सब कुछ न्यूरोसाइंस के ऊपर डिपेंड करता है. मशीन लर्निंग इज बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स. तो अ लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन. तो अगर आपने न्यूरोसाइंस किया और आपने मशीन लर्निंग किया तो वहाँ पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है. अ लॉट ऑफ दीज वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप्स, उनको पता होना है कि सामने स्क्रीन रखा है, बट हाउ डज द ब्रेन इंटरप्रेट ऑल ऑफ दैट. दैट इज बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस. तो उसमें भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है. एंड फाइनली अभी तो मेंटल हेल्थ में, सो अ लॉट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर बीइंग अंडरस्टूड थ्रू द सेंस ऑफ न्यूरोसाइंस. तो उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे इन द फ्यूचर. And of course, neuroscience is such an evolving field. हर 5 साल में something completely new will come up. So it is very exciting. Yeah. The thing you mentioned, mental health is something जिसके बारे में भी काफ़ी सारे like in podcasts and everywhere बहुत सारे discussions हो रहे हैं. Mental health को आप थोड़ा सा simplify कर देंगे, mental health होती क्या है और उसको balance कैसे किया जा सकता है? Mental health is health. How we are able to navigate the challenges of life. ठीक है. So whether it's physical health or mental health, ultimately health is the ability to navigate the challenges of life. तो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो होते रहता है. खाना नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलता, सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, जो भी है, इट इज़ ऑल चैलेंजेस. तो इनिशियली एवोल्यूशन में इट वॉज ऑल अबाउट फिजिकल हेल्थ. तो we learned to become stronger, faster, climb faster, eat better. तो वो सब physical challenges होते हैं. But now because our brain has developed more and more, हम लोग को mentally भी सीखना है कि कैसे challenges को face करें. और अगर वो challenge आप नहीं face कर पा रहे हो, तो वो mental health का problem बन जाता है, crisis बन जाता है. So mental health problems are an inability to deal with life's issues, right? Life's challenges. And that can be because of many things. Just like how physical health can suffer because of many things. Infection हो सकता है, nutrition नहीं मिला, खाना ठीक से नहीं खाया, exercise नहीं किया, heart में problem हो गया, liver में problem हो गया, सब कुछ physical health को problem करता है. वैसे ही brain में भी वैसे ही होता है. जैसे अगर आपने खाना नहीं किया तो जैसे आपका body suffer कर रहा है, वैसे आपका brain भी suffer करेगा. If you don't exercise, your brain will suffer. If you don't sleep, your brain will suffer. एंड जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक रीजंस के वजह से आपके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी
there's an inability to deal with life's challenges. Right. तो ये understanding is still evolving. हम लोग अभी भी समझ रहे हैं कि ब्रेन में कैसा डैमेज हो सकता है और उसके वजह से कैसा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है. So I feel that in another 10, 15, 20, 50 years, the terms that we use for mental health problems will change as our understanding changes. Yeah. Right. Yeah. All right. Thank you for being on the show. Like, it was wonderful conversation. I enjoyed this podcast a lot, and I hope you too have enjoyed this podcast. Thank you, Ashish. Yes. Thank you for being on the show. Thank you so much. Yeah. Bye.